नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो है वो अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह चुकी है, अब ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन चुका है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट को परेशान कर रहा है। क्या यूरोप बिना अमेरिका मिलिट्री के रशिया को यूक्रेन में रोक सकता है? चलिए जियोपॉलिटिक्स के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सवाल के जवाब को। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, अभी फिलहाल में लंदन में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान यूरोपियन लीडर्स ने यह डिसाइड किया कि वो यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देने की कोशिश करेंगे। यह मीटिंग उसके तुरंत बाद आई जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस विजिट के दौरान ट्रंप और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ओपन डांट लगाई थी, क्योंकि वो रशिया के साथ अनकंडीशनल पीस के प्लान को लेकर तैयार नहीं थे। ट्रंप का कहना है कि अब यूएस सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा और यूरोप को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल जो मैक्रोन है और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने यूक्रेन में पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजने की विलिंगनेस भी दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप वाकई यूक्रेन की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो भी बिना अमेरिका की मदद के? तो चलिए पहले यूरोप की सिक्योरिटी कैपेसिटी क्या है इसको जान लेते हैं, जिससे हमको यह पता चलेगा कि क्या यूरोप इतना कैपेबल भी है कि वो अमेरिका के बिना यूक्रेन की मदद कर सके और रशिया को रोक सके। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस यूरोप की सिक्योरिटी का एक मेजर पिलर रहा। नेटो के फॉर्मेशन और यूरोपियन लैंड पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करना, इसका अमेरिका के लिए प्रूफ है कि अमेरिका हमेशा यूरोप की गारंटी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मेंटेन करता हुआ है, प्रोटेक्ट करता हुआ आया है। जुलाई 2024 तक यूएस के लगभग 65,000 एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स परमानेंटली यूरोप में स्टेशन थे, जो कि नेटो के लिए एक मेजर डेटरेंट का काम भी करता है। इसके अलावा अमेरिका का डिफेंस बजट 2024 में लगभग $860 बिलियन का था, जो कि नेटो के सभी मेंबर्स के कंबाइंड बजट से भी 2 गुना है। यूएस ने यूक्रेन को भी सिग्निफिकेंट मिलिट्री एड दी है। वैसे तो टोटल एड अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन की दी है, लेकिन सितंबर 2024 तक इसमें से मिलिट्री एड $183 बिलियन की थी, जो अमेरिका से यूक्रेन तक पहुंचाई गई थी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि अब यूएस यूरोप के सिक्योरिटी मैटर से पीछे हट रहा है। नेटो के यूरोपियन मेंबर्स के पास अभी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टर्की के पास यानी कि 4,81,000 और पोलैंड के पास 2,16,000 सोल्जर्स मौजूद हैं, अमेरिका को अगर इसमें से हटा दिया जाए। फ्रांस और जर्मनी भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस मेंटेन करते हैं, लेकिन यूएस के बिना नेटो की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। इसके साथ साथ यूएस का जो बदलता स्टांस जो है वो भी इसके अंदर एक अड़चन क्रिएट कर सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्रिटिश मिलिट्री इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल है और वो अपनी सुरक्षा करने में या अपनी सुरक्षा को संभाल भी सकती है। लेकिन क्या सच में ब्रिटेन और यूरोप मिलकर रशिया का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, यूएस ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो यूक्रेन में नेटो ट्रूप्स नहीं भेजेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ज्यादा इकोनॉमिक और माइनिंग इंटरेस्ट पर है, ना कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन पर। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर रशिया फिर से यूक्रेन पर बड़ा अटैक करे तो यूएस अपने सोल्जर्स को वहां पर नहीं उतारेगा। तो क्या यूरोप अपने दम पर रशिया का मुकाबला कर सकता है, सामना कर सकता है? देखिए, अगर यूरोप को रशिया को रोकना है, अगर यूरोप रशिया को रोकना चाहता है, तो उनके पास कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है? देखो, फैक्ट्स के मुताबिक रशिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर यूरोप के टोटल डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा है। रशिया की डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी का 6.7% है। यूके की डिफेंस स्पेंडिंग 2024 तक सिर्फ 2.5% थी अपनी जीडीपी के, और पूरे यूरोपियन कंट्रीज की भी जो जीडीपी के अकॉर्डिंग अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो रशिया के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसको बढ़ाने की मांग करते हुए आए हैं। अगर हम ब्रिटिश आर्मी का बात करें, ब्रिटिश आर्मी के पास अभी 70,000 रेगुलर ट्रूप्स हैं, जो एक सीनियर यूएस जनरल के मुताबिक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है। फ्रांस एक और बड़ा प्लेयर है जो यूक्रेन की हेल्प करने के लिए तैयार दिख रहा है। बाल्टिक देश यानी कि डेनमार्क, स्वीडन भी सपोर्ट दे सकते हैं, पर जर्मनी, इटली और स्पेन फिलहाल ओपोज कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा है कि अगर रशिया को रोकना है तो यूरोप के 1 लाख से 2 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। वेस्टर्न ऑफिशियल्स का कहना है कि यूरोप सिर्फ 30,000 ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, जो सिर्फ यूक्रेन के सिटीज, पोर्ट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स की सिक्योरिटी देख सकते हैं। ये ट्रूप्स फ्रंटलाइन कॉम्बैट नहीं करेंगे, सिर्फ डिफेंसिव रोल में रहेंगे। यूरोपियन फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स भी एयर स्पेस और शिपिंग लेन्स मॉनिटर करेंगे। लेकिन क्या इतनी छोटी फोर्स रशिया को रोकने के लिए काफी होगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ऐसे में यूरोप की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और यूएस की कैपेबिलिटीज का फर्क क्या है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के बिना यूरोप के मिलिट्री ऑपरेशंस इनकंप्लीट लगते हैं, और ये लीबिया के 2011 के नेटो एयर स्ट्राइक से क्लियर भी हो गया था। नेटो के लीबिया ऑपरेशन में भी यूरोपियन अलाइज को अमेरिका रिफ्यूलिंग टैंकर्स और टारगेटिंग सपोर्ट चाहिए थी। यूक्रेन को अब तक सबसे एडवांस्ड वेपन्स अमेरिका से ही मिले हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। यूएस के सैटेलाइट सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज भी अनमैच्ड हैं, जो किसी भी मिलिट्री
ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या यूरोप सिर्फ अपने दम पर रशिया को रोक सकता है? फिलहाल ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि जो यूरोप है वो रशिया को बिना अमेरिका की मदद से रोक पाएगा। अगर यूएस यूरोप की मदद नहीं करता तो क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं, चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि अमेरिका नहीं मदद करेगा, जो कि अभी लग भी रहा है, तो क्या क्या सिनेरियो क्रिएट होंगे। सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है यूरोप एक लिमिटेड फोर्स भेजेगा जो यूक्रेन के की एरियाज की सिक्योरिटी करेगा। रशिया इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है। दूसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस और यूके फुल मिलिट्री सपोर्ट देने का डिसाइड करती हैं, लेकिन जर्मनी, इटली और स्पेन ओपोज करते हैं। इससे यूरोपियन यूनिटी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि यूएस अपनी लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट कंटिन्यू रखेगा, जो यूरोप को एक बेटर पोजीशन में ला सकता है। लेकिन अगर रशिया फुल स्केल इन्वेजन करता है तो यूरोप अकेला शायद उसका मुकाबला ना कर सके। इसके साथ साथ रशिया की क्या पोजीशन है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रशिया कितना ताकतवर है? तो दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन इन्वेजन के बाद से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया है। रशिया के पास 1.32 मिलियन एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं और वो कंटिन्यूसली यूक्रेन के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री माइट यूज कर रहा है। नेटो एक्सपेंशन भी रशिया के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है और इसी वजह से उसने यूक्रेन को इन्वेड करने का जस्टिफिकेशन भी दिया था। रशिया का ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स भी उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का एक मेजर हिस्सा है। वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद चाइना और इंडिया जैसे देश रशिया से डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल ले रहे हैं, जो कि उसकी इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा है। साथ ही रशिया ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री अलायंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया है, जो उसके लिए वेपन्स और ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूरोप के सामने और भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं और उसके साथ साथ कुछ पॉसिबिलिटीज भी मौजूद हैं, उनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री बैकिंग हटा लेता है तो यूरोप को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को मेजर लेवल पर रीथिंक करना पड़ेगा। नेटो के यूरोपियन मेंबर्स को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करना पड़ेगा, वरना रशिया का एग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अब यूरोपियन डिफेंस फंड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूरोप की सिक्योरिटी अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहे। मैक्रोन ने एक बार कहा था कि नेटो ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन अब जब यूएस पीछे हट रहा है तो यूरोप के लिए यह टेस्ट है कि क्या वो अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल सकता है। यूरोपियन यूनियन के अंडर एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स का कंसेप्ट अब और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ट्रंप की पॉलिसीज और रशिया की ग्रोइंग इंफ्लुएंस के बीच में यूक्रेन और यूरोप दोनों एक अनसर्टेन सिक्योरिटी फ्यूचर का सामना कर रहे हैं। क्या यूरोप रशिया को काउंटर कर सकेगा बिना अमेरिका की मदद के? यह एक आने वाले दिनों का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंडिया का स्टांस और इसका यूरोप यूक्रेन क्राइसिस पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि हम तो भारत के नागरिक हैं, हमको भारत को भी एनालाइज इस पूरे सिनेरियो के अंदर करना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, यूरोप और यूक्रेन क्राइसिस पर इंडिया का अप्रोच हमेशा से ही बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का रहा है, हम ये जानते हैं। एक तरफ इंडिया रशिया का एक पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करता है। दूसरी तरफ इंडिया वेस्टर्न नेशंस के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस करता है, जो कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस के लिए जरूरी है। इंडिया का न्यूट्रल स्टांस भी यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब से रशिया यूक्रेन जंग शुरू हुई है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में किसी भी एंटी रशिया रेजोल्यूशन पर वोट नहीं किया है। इंडिया ने कंडेम करने से भी बचा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली यह जरूर बोला था कि यह वॉर का समय नहीं है, यह जंग का समय नहीं है, यह शांति का समय है। यह एक डिप्लोमेटिक अप्रोच था जो दोनों साइड्स को मैनेज करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करना और उसको रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट करना इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर आता है। यह वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने का एक तरीका भी बन गया है, जिससे इंडिया को भी इकोनॉमिक एडवांटेज मिला है, हम जानते हैं इसके बारे में। खैर, उसके चलते भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो थे वो कम नहीं हुए थे, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बन सकती है कि ऐसा क्यों हुआ था। चलिए इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अभी यूरोप का इंडिया से एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, यूरोप चाहता है कि इंडिया यूक्रेन को स्ट्रॉन्गर सपोर्ट दे, लेकिन इंडिया का प्रायोरिटी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर है। यूक्रेन भी बार बार इंडिया को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इंडिया रशिया को ओपनली अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। पहला, कि इंडिया रशिया को ओपनली अपोज क्यों नहीं कर सकता, इसका पहला कारण है डिफेंस डिपेंडेंस। इंडिया के 70% से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से आते हैं। साथ में एनर्जी सिक्योरिटी दूसरा मेजर कंसर्न है। रशिया से सस्ता ऑयल इंडिया के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरा मेजर कारण है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। इंडिया चाहता है कि वो रशिया चाइना अलायंस को और स्ट्रॉन्ग होने से रोक दे, क्योंकि अगर रशिया और चाइना और करीब आएंगे तो इंडिया के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी का एक और बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ इस सारी सिचुएशन का इंपैक्ट इंडिया की ग्लोबल पोजीशन के ऊपर क्या पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले
यूएस और यूरोप बार बार चाहते हैं कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन ले, लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया ब्रिक्स का एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना और उसको स्ट्रेटेजिक पावर भी इंडिया देने का काम कर रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियन नेशन भी, एशियान नेशन जो हैं वो भी इंडिया की बैलेंस डिप्लोमेसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं इंडिया अब स्लोली रशिया से डिफेंस इंपोर्ट्स कम करके फ्रांस, इजराइल, अमेरिका से ज्यादा इक्विपमेंट लेने लगा है। राफेल जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम इस डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल है। S-400 हम रशिया से लेते हैं और राफेल जेट्स हम फ्रांस से ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडिया अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको कम करने के ऊपर भी फोकस कर रहा है और साथ में डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर रहा है। बट क्या इंडिया इस सारे सिनेरियो के बीच में एक मीडिएटर बन सकता है? देखिए, काइव और मॉस्को यानी कि यूक्रेन और रशिया दोनों चाहते हैं कि इंडिया एक पीस मीडिएटर का रोल प्ले करे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने बोला भी था कि इंडिया का वर्ल्ड पे स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस है और अगर इंडिया चाहे तो रशिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है। लेकिन इंडिया अभी तक एक्टिवली कोई मीडिएशन रोल प्ले करने से बचता हुआ आया है, क्योंकि इससे रशिया के साथ रिलेशन हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हाँ, फिलहाल में इंडिया सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा है और यहीं तक भारत लिमिटेड भी रहा है। तो दोस्तों, तो क्या यूरोप बिना अमेरिका मिलिट्री के रशिया को रोक सकता है? रियलिटी यह है कि यूरोप अभी भी यूएस के एडवांस्ड वेपन्स, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर डिपेंड करता है। यूरोप छोटी सी स्केल पे यूक्रेन की हेल्प तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा जंग दोबारा से होता है तो अमेरिका का रोल उसके अंदर क्रिटिकल काफी ज्यादा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को अमेरिका के बिना रशिया का सामना करना चाहिए या फिर अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी को रिकंसीडर करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।